अब तक हमने जितनी भी वीडियोस में टॉपिक पढ़े हैं लगभग टॉपिक जो है कीन्स की अवधारणा के रहा है। कीन्स ने 1936 में जो पुस्तक पब्लिश की ना, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जिससे पूरे अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था जो है संचालित होती है आज के टाइम में, खासकर विकसित अर्थव्यवस्था। उनकी एक एक बात डेवलप कंट्री के लिए हूबहू सही होता है, लेकिन क्या वो विकासशील देशों के लिए सही है? क्या उनके सिद्धांत विकासशील देशों पर लागू होते हैं, जैसे भारत, जैसे चीन, जैसे श्रीलंका, ऐसे कंट्रीज जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं? ये तो कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ जो है मध्यम है, कुछ अभी ठीक ठाक पोजीशन में चल रहे हैं, भारत और चाइना जैसे। क्या यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स का हर एक सिद्धांत प्रॉपर वे में लागू होता है? क्योंकि प्रोफेसर कीन्स ने बेसिकली जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो मुक्त अर्थव्यवस्था के हिसाब से दे रखे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के हिसाब से दे रखे हैं। उनका मानना है सरकार इसमें अगर इंटरफेयर करती है, निवेश करती है, तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। उन्होंने जो रोजगार के कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्होंने जो बेरोजगारी के कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो पूरी तरीके से विकासशील देशों पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन कीन्स के सिद्धांतों को अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए, कीन्स के सिद्धांतों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, तो विकासशील अर्थव्यवस्था में लागू हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली विकसित अर्थव्यवस्था में निवेश मायने रखता है कि जितना ज्यादा निवेश करोगे उतना ज्यादा आय में वृद्धि होगी, लेकिन विकासशील देशों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बचत। यहाँ पर लोगों को बचत पर जोर दिया जाता है कि आप बचत करो, क्योंकि उनकी थोड़ी थोड़ी बचत एक समय के बाद, एक टाइम के बाद किस में कन्वर्ट होती होगी? निवेश। क्योंकि जब तक वो बचत नहीं करेंगे तब तक वो निवेश भी नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कीन्स की अवधारणा और विकासशील देश के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर नॉर्मली तो समझते हैं कि कीन्स ने पुस्तक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, और इन्होंने पूरे विश्व में जो महामंदी आई थी 1929-30 में, तो उसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते, उस सारी प्रॉब्लम का समाधान किया था। उसके बाद इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद विश्व में ऐसी कोई भी महामंदी आज तक नहीं है। हालांकि व्यापार चक्र में, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी डिफ्लेशन होता है, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी मंदी आ जाती है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए होता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का चलता हुआ एक क्रम होता है। हमेशा अर्थव्यवस्था एक सी बनी नहीं रह सकती। तो इसी चीज को कीन्स ने पढ़ा, इन कहा कि किस तरह से हम अपने अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसको क्रांति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पुरानी क्लासिकल शास्त्रीय मान्यताएं थी उनको गलत बताया, उसकी जगह नई और नवीन जो है मान्यताओं का विकास किया। नहीं, क्योंकि पुराने क्लासिकल लोग कहते थे कि एक अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, और जो पूर्ति होती है, वस्तु का उत्पादन होता है, वो वस्तु की मांग को ऐसे ही जन्म देता रहता है, स्वतः जन्म देता है, और ये स्वतंत्र क्रिया चलती रहती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कीन्स ने कहा कि बाबू ऐसा नहीं होता है। अगर आप केवल पूर्ति पर ही चलते रहोगे, उत्पादन ही करते रहोगे, आपका माल बिकेगा नहीं। आप उत्पादन पे उत्पादन करते रहोगे, माल सस्ता होगा तो माल सस्ता होगा, तो आपको ही तो नुकसान है। और लॉस में कोई उत्पादक उत्पादन तो करेगा नहीं, कि लॉस के लिए उत्पादन करेगा, तो ऐसे में उत्पादन ही बंद कर देगा, तो स्थिति तो और खराब हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, कि बेसिकली एक अर्थव्यवस्था में अल्पकाल के लिए मांग की अधिक महत्व होता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है तो सरकार को कुछ ऐसी क्रिया करनी चाहिए कि लोगों की मांग बढ़े। इसके लिए मुद्रा पूर्ति बढ़ाना, ब्याज दर को कम कर देना, या फिर अर्थव्यवस्था में जो है सरकार के टैक्स को कम कर देना, ताकि लोगों के पास पैसे बचे और मांग। इन्होंने पुरानी जेबी से पीगो की अवधारणाओं को पलट दिया और एक नई अवधारणा लिखी, जिसको कीन्स की रोजगार अवधारणा। अब बात ये करेंगे कि कीन्स की जो रोजगार की अवधारणा है वो अल्प विकसित या विकासशील देशों पर कैसे, क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि इनके जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको मैंने छाटा है, कि कुछ पॉइंट्स ऐसे है जो विकसित देशों के लिए तो हुबहू सही है, लेकिन विकासशील देशों के लिए सही नहीं है। जैसे नंबर 1, बेरोजगारी का स्वरूप। अगर विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में सबसे ज्यादा चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी
मतलब यहाँ पर देश में मांग की कमी है, मांग की कमी है तो उत्पादन अपने जगह पर, उत्पादन में कमी हो रही, इससे जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं। या फिर मशीन आ रही है, मशीनों की जगह पर जो पुराने लोग काम कर रहे थे, एआई का जमाना हा तो बेरोजगारी आ गई। तो यहाँ पर बेरोजगारी अलग है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी वो अदृश्य या परछन बेरोजगारी, जिसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब यहाँ पर जितने लोग काम करने चाहिए उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में करने को कोई दूसरा काम नहीं होता। यहाँ पर मांग नहीं है इसलिए बेरोजगारी है। यहाँ पर जो है उत्पादन नहीं है, क्या नहीं है, उत्पादन नहीं है इसलिए बेरोजगारी है। तो दोनों में अथवा यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है विकासशील देशों में, छिपी बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है, जबकि यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। बेसिकली जो विकसित देश है यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार गौण होता है। यहाँ पर बेसिकली अपना हर एक चीज का उत्पादन ये खुद पर होता है, ये आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इनका निर्यात ज्यादा होता है, इनका आयात कम होता है, जबकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर विदेशी व्यापार पर निर्भर हो जाता है। ये अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर अधिक निर्भर होते हैं। विश्लेषण काल की बात करते हैं, यहाँ पर हर एक चीज का विश्लेषण अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से किया जाता है, जबकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन विकास पद्धति पर चलती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर चलती है, क्योंकि एक आध दिन की नीति बना के यहाँ पर अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर अगर साधनों की बात करते हैं तो अगर हम कीन्स में विकसित की बात करते हैं कि यहाँ पर श्रम और पूंजी दोनों ही रोजगार होते हैं, दोनों से बेरोजगार दोनों ही रोजगार होते हैं। मतलब यहाँ पर श्रम और पूंजी दोनों ही कार्य होते हैं, दोनों को ही अधिकतम उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि विकासशील देशों में श्रम अधिक है पर पूंजी पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, पूंजी का अभाव होता है, उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर साधनों का कुशल प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर समस्या है, और मुख्य समस्या है यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग की कमी है, जबकि विकासशील देशों में मांग की कोई कमी नहीं है, मांग है, जैसे क्या है यहाँ पर पूर्ति की कमी है। मतलब साफ है कीन्स के बहुत सारे पॉइंट्स विकासशील अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर कीन्स ने जो उपकरण बताए हैं उसका और विकासशील देशों के बीच में बात करें। सबसे पहली बात करते हैं प्रभावपूर्ण मांग। एक ऐसी बिंदु है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर होते हैं। तो यह मांग बढ़ाने से रोजगार नहीं बढ़ता बल्कि महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर विकासशील देशों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर उत्पादन ही कम है, यहाँ पर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर हम केवल मांग बढ़ाते चले जाएंगे, मांग बढ़ाते चले जाएंगे तो रोजगार में वृद्धि तो होगी नहीं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं, उत्पादन में वृद्धि हो नहीं सकती। तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में केवल महंगाई आती है, चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं। गुणक विकासशील देशों में गुणक काम नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ति की लोच कम होती है और अनिश्चित बेरोजगारी की वजह यहाँ पर परछन छिपी बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। गुणक इसलिए काम नहीं कर पाता है कि निवेश की प्रक्रिया यहाँ पर अलग तरीके से काम करती है। उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ज्यादा ऊंची होती है विकासशील देशों में। आय बढ़ते ही लोग खर्च करने लग जाते हैं, और खर्च किस पे होते हैं? उपभोग व्यय बढ़ जाता है, निवेश व्यय इनका कम होता है, और उपभोग बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। यहाँ पर निवेश पर कम, उपभोग पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है विकासशील देशों में। बचत, कीन्स बचत को बुराई मानते थे, लेकिन विकासशील देशों में बचत सबसे बड़ा उपकरण है। यहाँ पर बचत एक गुण है कि लोग ज्यादा बचत करेंगे तो वे एक समय के बाद निवेश में परिवर्तन होगा। निवेश पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर होती है, जबकि विकासशील देशों में पूंजी की सीमांत दक्षता कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। अगर उत्पादन में पैसा लगाओगे उतना रिटर्न कम आता है। तो यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, जिसके कारण कीन्स की हर एक सिद्धांत पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाते हैं। विकासशील देशों में कीन्स की सार्थकता, विकासशील देशों में कीन्स के सिद्धांत किस प्रकार से सार्थक रूप से लागू हो सकते हैं, किस प्रकार से? तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है, अगर इनके सुझावों को थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका होती है, विकासशील देशों में राज्य की सक्रिय भूमिका होती है। विकासशील देशों में बिना सरकारी हस्तक्षेप के नियोजित विकास संभव नहीं है। मतलब क्लासिकल हस्तक्षेप नीति यहाँ विफल है। मतलब क्लासिकल नीति नहीं, यहाँ पर कीन्स का नीति ही लागू, कीन्स का नीति तो लागू हो गया,
कीन्स ने कहा था सरकार की भूमिका अहम है और विकासशील देश बिना सरकार की भूमिका के, बिना मजबूत सरकार के आगे नहीं बढ़ सकती। सार्वजनिक निर्माण कार्य, सरकार के द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर ज्यादा बल दिया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़े। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाना पड़ता है। सरकार जो है पुल बनवाती है, बांध बनवाती है, रेल है, अस्पताल है, शिक्षा है, तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करके अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति, विकासशील देशों में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि घाटे के बजट तैयार किया जाता है ताकि पूर्ति की मात्रा को बढ़ाया जाए। मुद्रा पूर्ति जितना बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, मांग करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर सस्ती ब्याज दर नीति अपनाया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उधार ले और अपने कार्य को करे। मतलब यहाँ पर कुछ चीजें जो है कीन्स की लागू हो रही है सक्रिय रूप से, जो सही है। तो वहीं पर अगर इसके आगे की पॉइंट की बात करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। डॉक्टर वी आर राव का मत है कि कीन्स के घाटे के बजट वाले उपाय विकसित देशों की मंदी ठीक कर सकते हैं, लेकिन विकासशील देशों को संरचना सुधारों की अधिक। यहाँ पर घाटे के बजट से ज्यादा कि आप जो बजट तैयार करें उस बजट में देश के संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर बल दिया जाए। यहाँ पर निवेश का प्रयोग आय बढ़ाने के लिए नहीं, यहाँ पर निवेश का प्रयोग देश में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन कार्य बढ़े। यहाँ पर निवेश से पहले यहाँ पर अच्छी सड़कें होनी चाहिए ताकि उत्पादन आसान हो, ठीक है। यहाँ पर अच्छे पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छे खेती की फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो है सरकार के नियम कानून कम होने चाहिए ताकि बिजनेस करना आसान हो। तो सिंपल उन्होंने कहा कि ये है कि विकासशील देश मांग को नहीं, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने पर, पूंजी की मात्रा को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कीन्स ने कहा था निवेश, तो निवेश से ज्यादा जो है उत्पादन क्षमता के विकास पर विकासशील देशों का जोर होता है, बल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कुछ बिंदु तो कीन्स के लागू हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो विकासशील देशों पर लागू नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पर समस्या अलग होती है, विकसित देशों की समस्या अलग होती है। समस्या जब अंतर हो जाती है तो सिद्धांतों का भी अंतर आ जाता है। फिर भी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कीन्स के सिद्धांतों को थोड़ा सा परिवर्तन करके विकासशील देशों में लागू करें तो विकासशील देशों का अच्छा हो सकता है। लेकिन विकासशील देशों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विकासशील देशों में पूंजी की मात्रा बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि रोजगार भी बढ़े, मांग भी बढ़े, उत्पादन भी बढ़े और इससे पूर्ति भी बढ़ती है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? छोटा क्लास था, छोटा टॉपिक था, एग्जाम में आता जरूर है शॉर्ट में, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू एंड बाय।